आई डोंट नो कि कितना परसेंट में आप लोगों को लेकर के ये थॉट प्रोसेस जो आ रही है वो ठीक आ रही हैं। दैट मीन्स कि पेपर अच्छा होना चाहिए, क्योंकि मुझे पता नहीं क्यों ऐसे बार बार इंट्यूशंस आ रहे हैं कि पेपर का जो लेवल होगा नॉर्मल होगा, और आप लोगों ने अभी जो पढ़ाई की हुई है उस लेवल से आपके मतलब जो टॉपिक आपने पढ़ा हुआ है उस टॉपिक में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जो नहीं पढ़े होंगे माइट बी पॉसिबल कि वहाँ पे आप थोड़ा सफ़र कर सकते हैं, बट अच्छे ही टाइप की वो आ रही हैं। बट आप लोगों का जानना चाहूँगा अभी कैसा लग रहा है आप लोगों को कि आपके एक दिन के बाद जस्ट एग्जाम्स हैं, तो आपकी प्रिपरेशंस का भी मतलब परसेंटेज के हिसाब से अगर मैं पूछूं तो आपके अपने अकॉर्डिंग कितना परसेंट आप लोग अभी कवर अप कर चुके हैं? कुछ आइडिया है? हम्म। 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 अच्छा। ओके, अभी स्क्रीन दिखाई दे रहा है आप लोगों को? ओके। सो अभी हम लोग कुछ दो तीन पेपर का देख लेते हैं। अभी बायोटेक्नोलॉजी का चल रहा है, इसके बाद अगर आप लोग टाइम से सॉल्व कर पाएंगे तो सेल बायोलॉजी के भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि दोनों के लिए कॉमन हो जाएगा, माइक्रोबायोलॉजी और एग्रीकल्चर वाले के लिए, तो उसको भी हम लोग देख लेंगे। और ये टॉपिक आप प्रीवियस ईयर तो नहीं कह सकता क्योंकि आईसीआर का पेपर मिलता नहीं है, बट ये है कि क्वेश्चंस आपके जो ये डिज़ाइन करके मैंने रखे हैं, ये सारे क्वेश्चंस ना आपको मतलब एज इट इज़ उसके लेवल के ही मिलेंगे और ऐसे ही मिलेंगे आपको। वहाँ पे भी क्वेश्चन सेम ऐसे ही दिखाई देंगे जैसा आपको यहाँ पे दिख रहा है, कुछ ऐसे ही टाइप के, मतलब उनका लेवल ऐसे ही होगा। वन लाइनर क्वेश्चन होंगे, फिर इसका चार ऑप्शन होगा, सही और गलत बताना रहेगा। कोई ऐसा आपको बहुत ज़्यादा वो नहीं करने की जरूरत पड़ेगी। ओके तो हाँ, मुझे शायद 2012 में दिया था, 2012 या 13 में शायद। हाँ। हाँ। नहीं, पेपर का उनका स्टैंडर्ड ना, उनका जो एग्जाम का पैटर्न चल रहा है वो वैसा ही चल रहा है। वो बहुत अपनी चीज, जैसे अब एग्जांपल के तौर पे आपको बताता हूँ, सीएसआईआर का 2011 से लेकर के 2023 अभी आने आ गया है। इनका जो ट्रेंड है ना वही चल रहा है। इनके इनके जो पेपर का स्टैंडर्ड है, जो टफनेस है ना, वो कभी कम नहीं हुई है ना। डे बाय डे धीरे धीरे चीजें इनकी मतलब कि जो टॉपिक्स हैं वो वही रह रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन पूछने का तरीका बढ़ता जा रहा है। सो आईसीआर ने भी वही चीज किया हुआ है, इन्होंने भी अपनी चीज को मेंटेन किया हुआ है, मतलब इनको। और ये पेपर जो देते नहीं है ना, ये सबसे ज्यादा इनके एग्जाम को टफ बना देता है। अदरवाइज आईसीआर का एग्जाम ना उतना टफ है नहीं। अगर आपको 4-6 साल का पेपर मिल जाएगा ना, तो आप अभी, जैसे अभी मैंने ऐसे पूछा तो कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि उसके पीछे का लॉजिक ये है कि आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि हाँ आपने कितना पढ़ा है और उसके पढ़ाई के बेसिस पे कितना क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि पेपर आपको कहीं मिला नहीं। लेकिन यही अगर आपके पास 10 साल का, 5 साल का, 6 साल का, 4 8 10 सेट होता अगर आपके पास, और आप उसको सॉल्व करते, तो आप अपने आप को ये बता पाते कि हाँ सर, ये वाला ईयर का मैंने पेपर सॉल्व किया तो 80%, 90%, 70%, 50% क्वेश्चन में सॉल्व कर पा रहा हूँ, फिर आपको वो कॉन्फिडेंस आता है। ये दिक्कत है इसके साथ में, ये पेपर कहीं देते नहीं है ना, तो अपनी वेबसाइट पे देते हैं, और ऑनलाइन चूंकि एग्जाम कराते हैं तो वहीं का वहीं गायब हो जाता है। बाकी लोग भी एग्जाम ऑनलाइन कराते हैं, लेकिन इनके पेपर जब आंसर की रिलीज करते हैं ना ये लोग, तो उस टाइम पे रिस्पॉन्स शीट के नाम पर आ जाती है, तो जिसको पूरे कोचिंग वाले या सब बच्चे अपना कहीं ना कहीं डाल करके उसको सॉल्व कर देते हैं। इनके साथ में ऐसा नहीं होता, तो थोड़ा दिक्कत है। चलिए, होपफुली कि ये बायोटेक्नोलॉजी का पोर्शन सब लोगों ने पढ़ा हुआ है और सभी लोगों के लिए, मतलब दोनों ही स्ट्रीम वालों के लिए कॉमन है। तो अभी आज की जो क्लास में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे वो टोटली फोकस्ड रहेगा हमारा आईसीआर का, जो नेट का एग्जाम आपका 27 को होने वाला है, उस चीज़ को लेकर के। और होपफुली कि अभी आप लोगों की परफॉर्मेंस ठीक ठाक दिखाई देगी। सो नंबर पहला सवाल आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है, व्हाट इज द एंजाइमेटिक फंक्शन ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो जैसा कि आप लोगों को अच्छे तरीके से पढ़ाया जा चुका है बायोटेक्नोलॉजी वाले पोर्शंस में कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या होते हैं और इनका जो रोल है वो क्या होता है। ओके। सो
ऑप्शन नंबर बी क्या कह रहा है? टू जॉइन द न्यूक्लियोटाइड ड्यूरिंग द रेप्लिकेशंस। रिस्ट्रक्शन एंजाइम के बारे में पूछ रहा है सवाल, ये ध्यान दीजिए। अच्छा डी, मुझे लगा कि बी बोला। ओके, टू क्लीव न्यूक्लिक एसिड एट द स्पेसिफिक साइट। सो डेफिनेटली इनके बारे में काफ़ी कुछ आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे चुका हूँ, बताया हूँ कि रिस्ट्रक्शन एंजाइम प्रोकैरियोटिक सेल्स के मतलब बैक्टीरिया के सेल्स में पाए जाने वाले सेल्फ डिफेंस को इम्प्रूव करने वाले एंजाइम्स होते हैं। बैक्टीरिया इसको अपने आप को बैक्टीरियोफाज से बचाने के लिए क्या करता है, यूज करता है। और इनकी प्रॉपर्टी ये होती है कि ये डीएनए के किसी एक स्पेसिफिक सीक्वेंस पे क्या करते हैं, कट लगाते हैं। और उस स्पेसिफिक सीक्वेंस पे जहाँ पे ये कट लगाते हैं उसको हम रिकॉग्निशन साइट के नाम से जाना जाता है, रिकॉग्निशन सीक्वेंस के नाम से जानते हैं, जिनका नेचर पैलिंड्रोमिक होता है। पैलिंड्रोमिक का मतलब फॉरवर्ड एंड रिवर्स डायरेक्शन में अगर चीज़ों को रीड की जाए तो दोनों क्या होंगे, आपके सेम जैसे होंगे। तो इनका काम बेसिकली यही होता है कि एक स्पेसिफिक साइट पे क्या करते हैं, क्लीव करते हैं। तो क्लीव न्यूक्लिक एसिड एट ए स्पेसिफिक साइट, और स्पेसिफिक साइट को हम लोग रिकॉग्निशन साइट या रिकॉग्निशन सीक्वेंस के नाम से जानते हैं। ओके सो हाँ जी हाँ, ये ना तो आरएनए पे काम करेगा, ना तो सिंगल स्ट्रैंड डीएनए पे करेगा। जब भी काम करेगा तो ये आपका डबल स्ट्रैंडेड डीएनए पे काम करेगा। और वो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए कैसा? जो कि पैलिंड्रोमिक नेचर का होना चाहिए। ये सबसे इम्पोर्टेंट फीचर है इस रजिस्ट्रेशन एंजाइम के लिए। अगर डीएनए का स्ट्रैंड कहीं पे है और वहाँ पे अगर आरई आपका कट नहीं कर पा रहा, दैट मीन्स कि यहाँ पे कोई पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस नहीं है। जैसा कि आपको अच्छे तरीके से पता है, सभी रिसर्चन एंजाइम के लिए कुछ स्पेसिफिक रिकॉग्निशन सीक्वेंसेस होते हैं, और उन रिकॉग्निशन सीक्वेंसेस का कॉम्प्लीमेंट्री अगर आपका इस डीएनए में पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है तब तो यहाँ पे काम करेगा, और अगर पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस नहीं है फिर ये काम आपका नहीं करेगा। सिंपल सी बात है। तो और एक चीज़ की ये भी है कि ये आपका डीएनए का जो सोर्स होगा उस डीएनए के सोर्स पे इंडिपेंडेंट होता है। मतलब कि डीएनए का सोर्स आपका चाहे कुछ भी हो, मतलब कहीं से भी हो, चाहे वो बैक्टीरिया का हो, चाहे वो एनिमल का हो, चाहे वो प्लांट का हो, कहीं का भी सोर्स होगा डीएनए का, उस पर उससे फर्क नहीं पड़ता है। उसको इस बात से मतलब नहीं है कि हाँ डीएनए आपका बैक्टीरिया से आया है या डीएनए आपका प्लांट से आया है। रिस्ट्रक्शन एंजाइम आपका कट लगा देगा। तो ये इसके कुछ फीचर्स हैं। Doesn't depend upon the nature of a source and does not act on the single-stranded DNA or RNA molecules. It always cut and act on the double-stranded DNA molecules having a specific sequence known as the palindromic. ये चीज़ इनके बारे में प्रॉपर्टीज़ है, तो कभी कभी आपको दे देता है कि बताइए कि कौन सा स्टेटमेंट रिस्ट्रक्शन एंजाइम के लिए क्या है, सही है या गलत है। सो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा, सही हो जाएगा। बैक्टीरिया में देखा गया था, और मतलब बैक्टीरियल सेल्स में देखी गई थी, इकोलाई में, जो जिसको बैक्टीरियोफाज खाता है। और आर्थर बर्ग ने इसको डिस्कवर किया हुआ था 1878 में। ठीक है, इसके लिए इनको नोबल, यहाँ इसके लिए इनको नोबेल प्राइज भी दिया गया इस चीज़ को बताने के लिए। और इसको एज अ बायोटेक्नोलॉजी में इसको एज अ मतलब बोलते हैं कि ये पूरा बायोटेक्नोलॉजी के जेनेटिक इंजीनियरिंग का सबसे बड़ा क्या है, एक तरीके से बोल सकते हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट टूल्स है। जब तक इस रिस्ट्रक्शन एंजाइम की डिस्कवरी नहीं हुई थी तब तक बायोटेक्नोलॉजी को सिर्फ एज अ फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी के रूप में काम किया जाता था, जिसको आप ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी के नाम से जानते हैं। तो ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी में आपने क्या देखा? आपने सिर्फ यही देखा कि जो भी आपका फर्मेंटेशन हो रहा था माइक्रोब्स को यूज करके उसको इंडस्ट्रियल लेवल पे क्या किया गया, लार्ज स्केल पे प्रोडक्शंस कराए गए, और बायोटेक्नोलॉजी का कोई काम नहीं था। एंशियंट वाले में आपने सिर्फ ये देखा था कि जैसे जो भी कुछ आपके माइक्रोब्स थे, जैसे दही बन रहा था या ये सारी चीज़ें हो रही थी, उनसे वो चीज़ों को बनाया जाने का काम किया जाता था। फिर इसके बाद ट्रेडिशनल वाले में आप आए तो उसको लार्ज स्केल पे किया जाने लगा। मॉडर्न में आप क्या पढ़ते हैं कि आप पूरे जीनोम के साथ में पूरा इंटरफेरेंस कर रहे हैं। तो जीनोम के साथ में इंटरफेरेंस आपको करने की पॉसिबिलिटी कब बनी? जब आपके पास डीएनए को कट करने वाला कोई एक टूल्स आया, जिसको आप मॉलिक्यूलर सीजर के नाम से भी जानते हैं। तो मॉलिक्यूलर सीजर का डिस्कवरी होना बायोटेक्नोलॉजी के लिए एक मतलब बहुत बड़ा माइलस्टोन माना जाता है, और उसके डिस्कवर हो जाने की वजह से ही आप जितना भी जीएमओ आप बनाते हैं, मतलब अपने हिसाब से डीएनए को कट करके, डीएनए को ऐड करके, डीएनए को अल्टर करके, डीएनए के लोकेशंस को अल्टर करके, ये सारी चीज़ें आप कर पा रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द मॉलिक्यूलर सीजर। ये अगर नहीं होता तो ये करना पॉसिबल नहीं होता। तो आप बोल सकते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी के जेनेटिक इंजीनियरिंग के फील्ड में रिस्ट्रक्शन एंडोन्यूक्लियस का या रिस्ट्रक्शन एंजाइम का डिस्कवरी होना अपने आप में बहुत बड़ा माइलस्टोन है। और ये काफ़ी ज़्यादा इसको क्या करता है, इवॉल्व करता है। और इसके डिस्कवरी होने के बाद से ही मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी का जो कॉन्सेप्ट है वो डेवलप हुआ, जहाँ से आप मेडिसिन और
ढेर सारी चीज़ों को प्रोडक्शंस कर पाते हैं और अपने हिसाब से ऑर्गेनिज्म को चेंज कर पाते हैं। तो जेनेटिकल मॉडिफिकेशन का जो कॉन्सेप्ट आया कि डीएनए में इंटरफेरेंस करने का, वो इसके डिस्कवरी के बाद ही आया। ऑथर बर्ग ने इसको डिस्कवर किया था बैक्टीरिया में, और देखने के लिए कि किस तरीके से चीज़ें अपना करता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपसे ये पूछा जा रहा है यहाँ पे कि हाउ डज अ बैक्टीरियल सेल्स प्रोटेक्ट इट्स ओन डीएनए फ्रॉम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से जो कि बैक्टीरियल सेल्स में पाया जाता है, और इस बैक्टीरियल सेल्स के पास अपने ओके हाँ, एडिंग मिथाइल ग्रुप टू द एडेनिन एंड साइटोसिन, ये बड़ा ही कॉमन सा क्वेश्चन बन चुका है, कई बार आप लोगों को बताया भी है क्लास में। इसको आप बोलते हैं दैट इज द मिथाइलेशन की प्रोसेस करता है। तो बैक्टीरिया अपने आप को क्या करता है, मिथाइलेशन करता है, और उसके करने के बाद, मिथाइलेशन करने के बाद होता क्या है कि आपको मालूम है अच्छी तरीके से, कोई भी एंजाइम जो होता है उसके एंजाइम के लिए वो एक एक्टिव साइट्स होता है, और इस एक्टिव साइट्स का कॉम्प्लीमेंट्री होगा जो सबस्ट्रेट, तभी जाकर क्या करेगा, ये बाइंड करेगा। तो इस मेथाइलेशन के हो जाने की वजह से इसका जो कन्फर्मेशन होता है वो चेंज हो जाता है, तो जिसकी वजह से अभी इस पर क्या करेगा, कॉम्पैक्टली बाइंड नहीं कर पाता है। जब बाइंड नहीं करेगा तो कट नहीं कर पाएगा। तो मेथाइलेशन एक तरीके का केमिकल मॉडिफिकेशन की कैटेगरी में आता है, और ये केमिकल मॉडिफिकेशन जो आपका हो रहा है एडेनिन पे और साइटोसिन पे, आपसे यहाँ से भी सवाल पूछे जाते हैं कि कौन से बेस पे कराया जाता है। तो ये दोनों आपके बेस हैं, एडेनिन और साइटोसिन। बताइए इसमें से प्यूरिन कौन हो, कौन सा पायरिमिडीन है? ओके, तो पायरामिडिन को आप पी वाई लिखते हैं और प्यूरिन को आप पी यू लिखते हैं। तो कभी कभी ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि मिथाइलेशन जो हो रहा है वो कौन से क्लास ऑफ बेसिस पे किया जा सकता है और क्यों किया जाता है। तो इसका आंसर आपने देखा कि बैक्टीरिया अपने आप को बचाने के लिए, सेम यही कॉन्सेप्ट आपको मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में बताया जाता है कि जब डीएनए का रिपेयरिंग होता है तो जो पेरेंटल स्टैंड होती है वहाँ पे वो क्या करता है, मिथाइलेशन कर लेता है, ताकि वो पहचानता रहे कि हाँ न्यू वाली स्टैंड कौन सी बन रही है। तो ये मेथाइलेशन का जो कॉन्सेप्ट है केमिकल मॉडिफिकेशन की कैटेगरी में आने वाला, ये कई जगह पे यूज किया जाता है मॉलिक्यूलर लेवल पे। ओके, तो दो क्वेश्चंस जो कि आपके रिएक्शन एंजाइम से थे, इसको जिसको आपने देखा कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें, कैसे कॉन्सेप्ट इसका बन रहा है। अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि बैक्टीरिया कंटेनिंग रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड आर ऑफन आइडेंटिफाइड बाई विच प्रोसेस। एक बैक्टीरिया है जिसके पास रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड, exposing the bacteria to an antibiotic that kills cells lacking the resistant plasmid। ओके, वेक्टर आपको पढ़ाया गया था, और वेक्टर के बारे में आपको बताया गया था कि जो वेक्टर्स होते हैं उनके पास सेलेक्टेबल मार्कर जीन होते हैं। जैसे कि नॉर्मली सबसे ज़्यादा जो है आपका क्या है, दैट इज एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट जीन होता है। देन इसके बाद आपके टेट्रासाइक्लिन जीन होते हैं, राइट। तो ये सारे आपके क्या हैं, जीन होते हैं, और इन्हीं जीन के अंदर में आप क्या करते हैं, अपना डिजायर डीएनए सीक्वेंस को क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, राइट। तो जो बैक्टीरिया अभी इन दोनों एंटीबायोटिक पे आसानी से जी सर्वाइव कर पा रहा था, अब अगर आपने रिकॉम्बिनेंट डीएनए को ट्रांसफर कर दिया है, तो ट्रांसफर अगर हो जाएगा तो वहाँ पे रेस्ट्रिक्शन जो जो मार्कर जीन थे, वो मार्कर जीन आपके हट जाते हैं, जिसकी वजह से अब उस वाले मीडिया में जो कि अभी तक वो ग्रो कर पा रहा था, अब ग्रो नहीं कर पाएगा। सो डेफिनेटली आंसर सी आप लोगों का क्या है, सही है। The principal problem with inserting an unmodified mammalian genes into a bacterial plasmid and then getting the gene expressed in bacteria is that। मतलब आपसे, मतलब मैं ये क्वेश्चन बेकार में करा रहा हूँ, ये सारा आंसर आप लोगों को आ रहा है। अच्छा, ओके। बाकी लोगों को भी मौका दिया जाएगा समझने के लिए और जानने के लिए कि क्या वो उनका क्या तरीका है, वो कैसे सोच रहे हैं। पहले तो प्रॉब्लम को समझ लीजिए। अच्छा, ऐसा तो नहीं कि पेपर मैंने पहले भी सॉल्व करा दिया, आप लोग फटाफट आंसर कर रहे हैं, ऐसा है क्या? अच्छा, ओह! ये भी है क्या? समझा तो मैं इसलिए रहा हूँ ताकि उसके पीछे का रीज़न जो है वो भी मालूम चल जाए। मेरी आवाज़ अभी सुनाई दे रही है ठीक से? अच्छा, ओके। सो ये वाला जो क्वेश्चन है आपसे पूछ रहा है कि जब कभी भी आप मैमेलियन कोई जीन को किसी बैक्टीरियल सेल्स में क्या करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं बगैर मॉडिफिकेशन किए हुए, तो वहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ सकती है, ये आपसे पूछा जा रहा है। सो आपने आंसर दिया है सी, बैक्टीरिया कैन नॉट रिमूव यूकैरियोटिक इंट्रांस। बाकी लोग भी बताएं। ओके, इंट्रॉन्स को रिमूव नहीं कर सकता है क्योंकि बैक्टीरियल सेल्स में इंट्रॉन्स का कॉन्सेप्ट नहीं होता, तो उसके पास ऐसे कोई एंजाइम्स या कोई प्रोसेस नहीं पाई जाती है जो कि इंट्रॉन्स को क्या कर पाए, मूव कर पाए। दैट इज वाई कॉन्सेप्ट किसका आया, सी डीएनए लाइब्रेरी का। किसका आया? सी डीएनए लाइब्रेरी का।
ये लाइब्रेरी इसीलिए बनाई जाती है क्योंकि ये जो डीएनए होता है वो इंट्रॉन फ्री होता है, और इस cDNA के मॉलिक्यूल्स को आप डायरेक्टली बैक्टीरियल सेल्स में क्या कर सकते हैं, बैक्टीरियल प्लाज्मिड में इंसर्ट कर सकते हैं और आप अपना एक्सप्रेशन करा सकते हैं। तो नॉर्मल डीएनए में, मतलब जीनोमिक डीएनए में और cDNA में डिफरेंस यही होता है कि cDNA का जो लेंथ होती है वो छोटी होती है, और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कोडिंग सीक्वेंसेस होते हैं, नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस नहीं होते हैं। ओके, सो बढ़ते हैं, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अ जीन दैट कंटेन इंट्रॉन कैन बी मेड शॉर्टर बट रिमेन्स फंक्शनल फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग पर्पज बाय यूजिंग। बताइए। क्या सवाल जो पूछा गया, पहले ये समझिए। अ जीन दैट कंटेन इंट्रॉन कैन बी मेड शॉर्टर बट रिमेन फंक्शनल फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग पर्पज बाय यूजिंग। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या कह रहा है, पहले इसको देख लेते हैं। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज टू रिकंस्ट्रक्ट द जीन फ्रॉम इट्स एमआरएनए। हाँ जी। बाकी लोग भी बताएं। जुड़े तो जुड़े तो काफी लोग हैं। हाँ। अभी 11 लोग जुड़े हुए हैं, तो फिर बाकी लोग भी आंसर करते रहें। ओके, सिंपल सा सवाल आपसे यहाँ पे पूछा गया है। यही सवाल का मतलब सिर्फ सिंपल यही है कि जो भी आपका जीन है, उस जीन को के फंक्शंस को बगैर चेंज किए हुए उसको क्या करना है, जेनेटिक इंजीनियरिंग के पर्पज के लिए उसको यूज करना है। तो आप क्या करेंगे, तो यहाँ पे आपको दे रखा है पहले से कि इंट्रॉन को कंटेन करता है। तो मान लीजिए अगर आपका ये पूरा डीएनए का स्ट्रैंड है, और यहाँ पे ये पार्ट आपका क्या है, इंट्रॉन है, और ये पार्ट आपका क्या है, दैट इज द एक्सॉन है, फॉर एग्जाम्पल। तो ये वाला आपका फंक्शनल प्रोटीन है, जो कि फंक्शनल जीन है, जो कि आपका प्रोटीन को कोड करेगा। ये आपका नॉन फंक्शनल है, इसको रिमूव करना है। तो ऐसा करने के लिए आप क्या करते हैं, इस डीएनए से जो आपका एमआरएनए बनता है, उसके बाद यहाँ पे क्या करते हैं, आरटी एंजाइम का यूज करते हैं। तो ये एमआरएनए के बेस का क्या बनाता है, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बनाता है, जिसको आप सी डीएनए के नाम से जानते हैं। तो ये सी डीएनए में आपका पूरा का पूरा सिर्फ और सिर्फ कोडिंग सीक्वेंसेस होते हैं, ना कि आपका नॉन कोडिंग। तो आप वही करेंगे, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज को यूज करके, जिसके लिए टेम्पलेट होगा आपका आरएनए मॉलिक्यूल, और प्रोडक्ट जो बनाएगा वो क्या होगा, आपका डीएनए मॉलिक्यूल। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर सी सही है। वाई आर द ईस्ट सेल्स फ्रिक्वेंटली यूज एज द होस्ट फॉर क्लोनिंग। क्या होना चाहिए, ए। दे आर यूकैरियोटिक सेल्स। अच्छा, हाँ अगर ये होता तो, लेकिन यहाँ पे फर्स्ट क्यों होगा, अगर
नहीं नहीं, आप लोग डिस्कस कीजिए, मुझे अच्छा लग रहा है सुन करके। आर्गुमेंट होना जरूरी है पॉजिटिवनेस में। ओके। वंदना के दिमाग में जो चीज स्ट्राइक कर रहा है, पहले उनकी बात को समझिए। उनका कहना ये है कि यहाँ पे कहीं मेंशन नहीं है कि वो यूकेरियोटिक में कराना चाहता है, तो हम लोग यूकेरियोटिक पे क्यों जाएं? कॉलोनी ज्यादा बना लेते उसका फायदा क्या है वंदना? क्यों आप उसको एज ए क्लोनिंग के लिए यूज करना चाहेंगे? आप अपने पॉइंट। ओके, तो इस वजह से आप उस पर जाना चाह रही हैं। तो आप मुझे ये बताइए, बैक्टीरियल सेल जल्दी पॉपुलेशन इंक्रीज करेगा कि ईस्ट सेल्स? भाई आप पहले आप जवाब पहले दीजिए, बैक्टीरियल सेल जल्दी पॉपुलेशन बनाएगा या ईस्ट सेल? बैक्टीरिया बनाएगा ना? बनाएगा ना बैक्टीरिया की नहीं? बैक्टीरिया बनाएगा। तो यहाँ पे बैक्टीरिया नहीं दिया, इसका मतलब वो इसका अब यही बात आप समझिए, अगर बैक्टीरिया का नहीं दिया इसका मतलब वो यूकेरियोट के लिए ही पूछ रहा है कि ईस्ट। देखिए, आप इस बात को समझिए कि अगर आपसे मैं ये पूछूं कि अगर आप कॉलोनी वाले ऑप्शंस पे जा रही हैं, तो कॉलोनी ज़्यादा बैक्टीरिया बनाएगा या ईस्ट बनाएगा? तो आपने आंसर दिया बैक्टीरिया। इसका मतलब ये होता है कि वो यूकेरियोट के लिए ही पूछ रहा है, क्योंकि बैक्टीरियल सेल्स की डेंसिटी सबसे ज़्यादा बनती है। अगर सब में कॉमन अगर होता तो यहाँ पे बैक्टीरिया आंसर देता। लेकिन ये पूछ रहा है कि ईस्ट सेल्स को आप फ्रिक्वेंटली यूज क्यों करते हैं एज ए होस्ट के लिए। तो वो इसका मतलब है कि वो यूकेरियोट की पर्पज के लिए पूछ रहा है, ना कि प्रोकैरियोट के लिए। कॉलोनी की अगर आप बात करेंगे ना, तो कॉलोनी सबसे ज़्यादा बैक्टीरिया आपका बनाता है, जो कि यहाँ पे स्टेटमेंट में दिया नहीं, फिर वो गलत हो जाएगा। नहीं 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 नहीं, आप नहीं। क्वेश्चन सही है वंदना, लिसन लिसन, क्वेश्चन क्वेश्चन सही है, लेकिन आपके दिमाग पे जो चीज़ बैठी हुई है उसको आप समझने की थोड़ा कोशिश कीजिए। कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये है कि अगर सिर्फ ये वाली बात होती कि कॉलोनी ज़्यादा बेटर कौन बना पाता है, तो उसके लिए वहाँ पे कैटेगराइज करता, बैक्टीरिया का ऑप्शन देता। बैक्टीरिया यहाँ पे नहीं दे रखा है, और आप सबको अच्छे तरीके से पता है कि बैक्टीरिया का मल्टीप्लिकेशन रेट ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू ईस्ट सेल्स के। सो अगर कॉलोनीज के बेस पे अगर आप लगाएंगे तो बैक्टीरिया आंसर होना चाहिए, जो कि नहीं है। यहाँ पे ईस्ट सेल्स दे करके आपको इस बात का क्लू दे रहा है। वेरी गुड, अभी आपने खुद आंसर दिया। यूकैरियोटिक में और भी बहुत सारे सेल्स हैं, लेकिन आप नहीं यूज करते हैं। तो ईस्ट सेल्स को क्यों यूज करते हैं? क्योंकि वो ईस्ट सेल्स में एक ऐसा सेल है जो कि यूकैरियोटिक के लिए बढ़िया से बढ़िया कंपेटिबल होस्ट का काम करता है। सारे सेल्स नहीं काम कर पाते। और जितने भी आपके यूकैरियोटिक जीन का एक्सप्रेशन कराना होता है आपको, आप ईस्ट सेल्स ही लेके चलते हैं। यहाँ पे जो सवाल डिमांड किया गया है वो किस लिए, आपसे पर्पस क्या पूछा जा रहा है कि आप उसको एज अ होस्ट सेल्स क्यों यूज कर सकते हैं? बिल्कुल, ऐसे ऐसे वाले क्वेश्चंस बनते हैं। और देखिए यहीं पे ये क्वेश्चंस में कितना मतभेद हो गया, और आपको जान के लगेगा कि अभी आप जो वंदना बता रही हैं वो आंसर गलत हो जाएगा आपका। कॉलोनीज को बनाना। अच्छा, लेकिन आप उसको छोड़िए नहीं, आप उसको उस हिसाब से भी समझिए कि अगर कॉलोनीज के बेस पे अगर बात। अच्छा, ओके, कोई बात नहीं। सो इसके लिए ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग जाएंगे। द डीएनए फ्रेगमेंट मेकिंग मेकिंग अप अ जीनोमिक लाइब्रेरी आर जनरली कंटेंट इन। डीएनए फ्रेगमेंट जो कि जीनोमिक लाइब्रेरी को बना रहा है वो किसमें कंटेंट किया जाता है, इसको आपको बताना है।
बताइए भाई। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि जब भी आप कोई भी जीनोमिक लाइब्रेरी बनाते हैं तो पहले आप पूरे जीनोम को जो कि ऐसे दिया रहता है उसको क्या करते हैं, आरई से ट्रीट कराते हैं। छोटे छोटे फ्रेगमेंट बनते हैं और इन छोटे छोटे फ्रेगमेंट को अलग अलग वेक्टर में आप डाल करके इसकी मल्टीपल कॉपी क्या करते हैं, तैयार करते हैं, तब जा करके आपका सेट बन जाता है किसका, दैट इज द जीनोमिक का। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हाउ डज अ जीनोमिक लाइब्रेरी डिफर फ्रॉम द सीडीएनए लाइब्रेरी? Genomic library contain only non-coding sequences, whereas cDNA library contain only coding sequences. क्या ये सही है? हाँ जी। ओके, सो पहला गलत है क्योंकि यहाँ पे सिर्फ दे रखा है नॉन कोडिंग, ऐसा नहीं होता। जीनोमिक लाइब्रेरी में दोनों होते हैं। जीनोमिक लाइब्रेरी वेरीज डिपेंड अपॉन द सेल टाइप यूज टू मेक इट, वेयर एज द कंटेंट ऑफ अ cDNA लाइब्रेरी डज नॉट। क्या ये सही है? क्या ये स्टेटमेंट सही है? देखिए ये स्टेटमेंट सही है, बस यहाँ पे थोड़ा सा मतलब रिवर्स किया हुआ है। ऐसे क्वेश्चंस में ऑप्शंस बहुत फंसाते हैं। ये जो स्टेटमेंट दिया हुआ है ना, ये अगर यहाँ पे जीनोमिक लाइब्रेरी के बजाय सीडीएनए कर दिया जाए और यहाँ पे सीडीएनए के बजाय जीनोमिक कर दिया, तो ये स्टेटमेंट पूरा एकदम सही है। मतलब जीनोमिक लाइब्रेरी जो होती है वो किसी भी ऑर्गेनिजम्स के लिए वेरिएबल नहीं होती है, जबकि सीडीएनए जो लाइब्रेरी होती है एक ही इंडिविजुअल्स का सेल टू सेल, टाइम टू टाइम, एज टू एज, कंडीशन टू कंडीशन क्या करता है, वेरी करता है। क्यों? क्योंकि सीडीएनए बनता किस पे है, एमआरएनए पे, और एमआरएनए का कंसंट्रेशन सारे सेल्स में सारे टाइम पे हर कंडीशंस में एक जैसा नहीं हो सकता है। दैट इज वाई आप अपने ही बॉडी के अलग अलग टिश्यूज से, अलग अलग ऑर्गन से सीडीएनए अगर आप बनाते हैं तो उसकी लेंथ और उसके नंबर क्या आएंगे, अलग अलग आएंगे। तो ये स्टेटमेंट तो सही था, लेकिन यहाँ पे रिवर्स कॉम्बिनेशन था, दैट इज वाई ये भी क्या होगा, गलत हो जाएगा। जीनोमिक लाइब कौन सा? Genomic library can be made using restrictions enzyme and DNA ligase only, whereas cDNA library require both of these as well as reverse transcriptase and DNA polymerase. ओके, तो जैसा कि आपको पता है कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की रिक्वायरमेंट होती है, सो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी भी क्या है आपका, गलत है। तो जीनोमिक लाइब्रेरी और सीडीएन लाइब्रेरी का कॉन्सेप्ट क्या है, इसको समझ लीजिए। जीनोमिक लाइब्रेरी का मतलब ये होता है कि आप किसी भी ऑर्गेनिज्म के सेल्स से पहले आप डीएनए को क्या करते हैं, आइसोलेट करते हैं, और इस डीएनए को आप क्या करते हैं, फ्रेगमेंटेड करते हैं, मीन्स आरई से ट्रीट कराते हैं, और इनके छोटे छोटे फ्रेगमेंट को अलग अलग क्लोनिंग वेक्टर में डाल करके इनकी मल्टीपल कॉपी क्या करते हैं, तैयार करते हैं। तो इस तरीके के बनने वाले जो लाइब्रेरी होती है उसको आप जीनोमिक लाइब्रेरी के नाम से जानते हैं। जीनोमिक लाइब्रेरी मतलब कि उनका जो मेन डीएनए है, न्यूक्लियस में पाया जाने वाला न्यूक्लियस का जो डीएनए है, उनके डीएनए का सीक्वेंसिंग किया, मतलब फ्रेगमेंट रखा गया है। अब ये जो जीनोमिक डीएनए है, चाहे वो बेबी मतलब कोई लड़का जो कि मतलब कोई इंडिविजुअल, चाहे वो 1 मंथ का होगा तो भी उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स उतने ही होंगे, चाहे वो 46 ईयर का होगा तो भी उतने ही होंगे, या अगर वो किसी अलग ऑर्गन से लिया जा रहा होगा तो भी उतने ही होंगे, चाहे आप किसी बॉडी के पार्ट से लेंगे तो भी उतने ही होगा। तो जीनोमिक लाइब्रेरी की वेरिएबिलिटी जीरो होती है, मतलब वो वेरी नहीं करता है। मतलब किसी भी कंडीशन में अगर आप जीनोमिक लाइब्रेरी में नंबर ऑफ फ्रेगमेंट, नंबर ऑफ बैंड देखेंगे तो सेम आएगा। सीडीएनए लाइब्रेरी जो होती है वो वेरिएबल होती है, और ये डिपेंड करता है कि कौन से एज पे, कौन से स्टेज पे, कौन से सेल से आपका वो डीएनए है वो लिया गया है। एक ही इंडिविजुअल्स का अलग अलग टाइम पे अलग अलग सीडीएन लाइब्रेरी की लेंथ जो है वो आती है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट आर्टिफिशियल जिसको आप यैक बोलते हैं, YAC, ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम कंटेन विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट, बताइए। ऑप्शन नंबर ई, सेंट्रोमियर भी कंटेन करता है, टीलोमियर भी कंटेन करता है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन भी कंटेन करता है। तो अगर मान लीजिए सपोज आपका ये एक सिंगल क्रोमोजोम है, राइट, तो इस सिंगल क्रोमोसोम्स में ये आपका क्या हो जाएगा, सेंट्रोमियर हो जाएगा। ये यहाँ पे क्या होगा, आपका टीलोमियर हो जाएगा अगर यहाँ कहीं पे रहेगा तो। और इसके बाद ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, सपोज अगर आपका ये डीएनए है तो जहाँ कहीं पे बबल का फॉर्मेशन होगा, जस्ट लाइक दैट,
और इस तरीके से तो उसको आप ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन के नाम से जानते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम में पाई जाती हैं, जो कि एक यूकैरियोटिक मॉडिफाइड वेक्टर होता है, जिसमें आप बड़े से बड़े यूकैरियोटिक जीनोम को आसानी से क्लोन करा पाते हैं। ओके, ओके, वेरी गुड। A student wishes to clone a sequence of DNA nearly 200 kb. Which vector would be appropriate? बताइए। टू वेरी गुड। हाँ जी, बैक का मतलब बैक्टीरियल, आर्टिफिशियल। हाँ जी, प्लाज्मिड का जनरली आप देखेंगे तो 15 केबी से लेकर के 18 केबी तक के आसपास का करा सकता है, राइट। और इसके बाद आपका आता है, प्लाज्मिड के बाद आपका आता है लेमडा फाज ले सकते हैं। लेमडा फाज में लगभग आपका 48 केबी के आसपास तक का, वैसे 53 इसकी मैक्सिमम होती है, लेकिन 48 केबी तक का आप इसमें कर सकते हैं। इसके बाद आपका आता है कॉस्मिड का। कॉस्मिड है, कॉस्मिड में तो इसमें लगभग इससे तो मतलब इससे थोड़ा ज़्यादा, मतलब 100 केबी तक के आसपास का कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपका आता है बैक का। बैक में लगभग आप 250 या 200 के आसपास का कर सकते हैं, लगभग। इसके बाद आपका आता है यैक का। यैक में अगर आप देखेंगे तो लगभग 400 केबी के आसपास का कर सकते हैं। फिर इसके बाद आपका आता है मैक का। मैक और हैक, मैमेलियन आर्टिफिशियल और ह्यूमन आर्टिफिशियल, इन लोगों की लेंथ और ज़्यादा केबी में होती है, 1000 के आसपास होती है। तो ये दोनों तो आपसे पूछे नहीं जाते हैं, ये आपसे चार पांच पूछा सकता है। प्लाज्मिड का, लेमडा लेमडा फाज का, कॉस्मिड का, बैक का और यैक का। तो ये इनका ऐसे ऑर्डर है, आप यहाँ पे याद रखिएगा। प्लाज्मिड सबसे कम है, देन इसके बाद लेमडा है, देन इसके बाद कॉस्मिड है, देन इसके बाद बैक है, फिर इसके बाद आपका यैक है। ऐसे ये इनके होल्डिंग कैपेसिटी का ऑर्डर है। ठीक है। और पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इस टाइप के सवाल आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अलग अलग वेक्टर के कैपेसिटी को लेकर के ऑर्डर बनाते बनाते हुए पूछा जा सकता है आप लोगों से। ओके। अच्छा। वंदना एकदम पूरा फुल कॉन्फिडेंस में लेवरेज है। आएगा ही आएगा, क्लियर है एकदम से। हाँ, ओके। द फर्स्ट। सारे क्वेश्चन सॉल्व कर ले जाएंगे हम लोग, देखते हैं कहाँ देता है। हाँ? पेपर बनाने वाला भी सोचेगा कि भाई कहाँ पेपर भेज दिया मैंने। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है आपको दिया जा रहा है, द फर्स्ट सेल हुज इंटायर जीनोम वाज सीक्वेंस वाज विच ऑफ। हाँ, ये इन्फ्लुएंजाई, ये बहुत बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है, और ये आपको एग्जाम में कई बार पूछने को ही मिलता, देखने को मिलता है। राजस्थान का पीजीटी का एग्जाम हुआ था, वहाँ पे भी आया था ये क्वेश्चन 1995 में। हेमोफिलस केवीएस में भी, वो भी याद नहीं है मुझे। तो अगर, अच्छा, ओके, वेरी गुड, फिर तो ठीक है, मतलब यहाँ पे भी आने के चांस बन सकते, मतलब अच्छा क्वेश्चन है ये। द मेजर एडवांटेज ऑफ यूजिंग आर्टिफिशियल क्रोमोजोम सच एज यैक बैक फॉर क्लोनिंग जीन इज दैट। क्या है फायदा, क्या है यैक और बैक का यूज करने का? Plasmid are unable to replicate in cells. Only one copy of plasmid can be present in a given cells, whereas many copies of a yak and back can coexist in a single cells. Yak and back can carry much larger DNA fragment than ordinary plasmid can. Yak and back can be used to express। तो जो सही ऑप्शन होता है वो अपने आप में समझ में आ जाता है ना, लेकिन तब जब आप पढ़े हुए रहते हैं। ओके, तो डेफिनेटली डेफिनेटली बैक और यैक इसीलिए हम यूज करते हैं क्योंकि इनकी होल्डिंग कैपेसिटी या कैरिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है नॉर्मल प्लाज्मिड के कंपेरिजन में। तो अगर आपको कोई लार्ज डीएनए का फ्रेगमेंट अगर क्लोन कराना है तो उस पर्पज़ के लिए आप बैक और यैक को क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो इसके लिए बड़ा सिंपल सा ये आंसर था जो कि आप लोगों ने देख लिया।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, विच आर द फॉलोइंग प्रोड्यूसेस मल्टीपल आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ अ जीन फॉर बेसिक रिसर्च और फॉर लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ अ जीन प्रोडक्ट? मल्टीपल एंड आइडेंटिकल कॉपी। हाँ जी। लाइगेज का होगा नहीं, इलेक्ट्रोफोरेसिस तो करेंगे नहीं। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम तो टूल है, तो यहाँ पे मल्टीपल एंड आइडेंटिकल कॉपी बताया था, तो क्लोन का मतलब ही होता है दैट इज आइडेंटिकल कॉपी। राइट, जैसे कि आपको बताया जाता है कि बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन जो होता है, बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन के बाद आप ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बावजूद भी क्लोन बनाता है। तो कभी कभी आपसे ये सवाल पूछा जाता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमेशा डिफर टाइप के ऑर्गेनिम्स बनते हैं, मतलब वो सिमिलर होते हैं, क्लोन नहीं होते हैं। लेकिन बैक्टीरिया में जो होता है रिप्रोडक्शन, उसको आप क्लोनिंग के नाम से भी जानते हैं कि वहाँ पे क्लोनिंग हो रही है, क्योंकि वहाँ पे एग्जैक्टली कॉपी सेम बनती है। विच ऑफ द फॉलोइंग सील्स द लिक? ओके, जो कि जोड़ने का और स्टिक करने का काम करेगा, वो क्या होगा? डीएनए लाइगेज होगा। रेसेप्शन एंजाइम क्या करेगा? ब्रेक करने का काम करेगा। और जीन क्लोनिंग क्या करेगा? वो मल्टीपल कॉपी बनाएगा। इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या करेगा? डीएनए के अननोन मास को या प्रोटीन के अननोन मास को आइडेंटिफाई कर, मतलब अप्रॉक्सीमेट वेट को डिटरमाइन करने के लिए क्या करते हैं, यूज किया जाता है। दैट इज द सेपरेशन ऑफ डीएनए और प्रोटीन मॉलिक्यूल बेस्ड ऑन देयर मॉलिक्यूलर मास। विच आर द फॉलोइंग? क्या? हाँ हाँ, पूछे। हाँ, वहाँ पे क्या होता है ना, जैसे देखिए ये टर्म आपको कब सुनने को मिलता है कि मान लीजिए कोई इन्फेक्शन हुआ, फॉर एग्जांपल, कि ये एक आपका एंटीजन है, इसने आकर क्या किया, आपके बी सेल्स के रिसेप्टर पे बाइंड किया, और बी सेल्स ने एक्टिवेट होकर के क्या बनाया आपका, मान लीजिए प्लाज्मा सेल्स बना दिया, और आपका ये मेमोरी सेल्स बना दिया। अब प्लाज्मा सेल्स क्या करेगा? एंटीबॉडी बनाएगा, राइट। तो अब ये जो एंटीबॉडी बनी है, वो एंटीबॉडी एग्जैक्टली आपका किसके लिए बना है? इस एंटीजन के मॉलिक्यूल्स के जो सरफेस पे पाए जाने वाले पॉजिटिव पार्ट हैं, उनके कॉम्प्लीमेंट्री बना है। तो ये जो आपका एक एंटीबॉडी बना है जो कि स्पेसिफिक है इसके लिए, अब इसकी पॉपुलेशन क्या करनी है? बढ़ानी है, जिसको आप बोलते हैं क्लोनल प्रोपागेशन। क्या बोलते हैं? क्लोनल प्रोपागेशन। मतलब कि अब ये मल्टीपल एंटीबॉडीज बनेगी इसी वाले सेज का, इसी वाले साइज का, ताकि इनका जो भी कंसंट्रेशन हो उसको जा करके आसानी से यहाँ पे किल कर पाए, उसको न्यूट्रलाइज कर पाए। सो क्लोनल प्रोपागेशन का मतलब होता है कि व्हेन अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ एंटीबॉडी मॉलिक्यूल्स विल प्रोपागेट इन अ exponential manner to minimize the effect of that particular kind of antigens is known as the clonal propagation. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू मेक कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए सी डीएनए फ्रॉम आरएनए? तो इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, इस रिवर्स ट्रांसक्रिप्ट, इसकी प्रॉपर्टी क्या क्या होती है? ये आपका आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज होता है, पहला चीज। तो मतलब क्या करेगा? आरएनए से डीएनए बनाने का काम करता है, फर्स्ट चीज। दूसरा, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज का भी काम करता है, डीएनए से डीएनए बनाने का भी काम कर सकता है। तीसरा, आरएनए को डिग्रेड करने का भी काम करता है। ये चीज थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। क्या? जब वो जब जब सिंगल स्टैंडर्ड, मतलब आरएनए से सिंगल स्टैंडर्ड जब डीएनए बनाता है, तो उस डीएनए को एज ए टेम्पलेट यूज करके कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बनाता है, डबल स्टैंडर्ड। और वहां पे आरएनए मॉलिक्यूल को डिग्रेड कर देता है। वेक्टर कैसा लुक लाइक सचिन? बैक? क्या क्या दिया हुआ? बैक और एआरएस तो सीक्वेंस है इस वाले का, ईस्ट वाले का। और क्या देखा? बैक दे रखा है, एक दे रखा है, और पूछा क्या है?
हेयर पिन लुक लाइक मतलब ऐसे पूछ रहा है ये, है ना? तो बैक में तो होगा नहीं, बैटरिया के सेल्स में ऐसा बनता नहीं है। और यैक में आपका जो टीलोमर होता है वहाँ से बनने का पॉसिबिलिटी, ARS तो उसी का सीक्वेंस है जो कि सीक्वेंसेस है। हाँ, तो वही मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे बन सकता है YAC, ये ऑप्शन होना चाहिए। देखिए क्या दिया है। इसका आंसर अप्रोप्रिएट यैक होना चाहिए, क्योंकि यैक में जो, ओके, तो इसके लिए रीजन ये है वंदना कि जो लास्ट का रीजन होता है जहाँ पे टीलोमेयर पाए जाते हैं, ये टीलोमेयर का डीएनए ऐसे इस तरीके से हो करके फिर इसका कॉम्प्लीमेंट्री बनाता है। टीलोमरेज जो एंजाइम आता है इसके इसी वाले स्टैंड, मतलब उसके पास अपना खुद का अन्य मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि बेस के तरीके से यूज करके टेम्परेट इसका कॉम्प्लीमेंट्री बनाता है। तो यही ये हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, इसी को आप बोल सकते हैं। ये तो ये इस वजह से आपका यह आंसर सही होना चाहिए। ठीक है, बैक तो होगा नहीं और ये इसका पार्ट है, तो ये दोनों होंगे नहीं। ये का ही आंसर सही होना चाहिए। आई डोंट नो क्या दिया है। हेलो, हेलो। हाँ, सुनाई दिया वंदना? अच्छा फिर, हाँ, तो ये वाला आंसर अभी समझ में आया जो आपको मैंने यहाँ पर समझाया है, हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर बना करके। चलिए, ओके। रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए आर टिपिकली सेपरेटेड फ्रॉम वन अनदर बाय विच आर द प्रोसेस? ओके, इलेक्ट्रोफोरेसिस करेंगे, फिल्टरिंग तो करेंगे नहीं। और सेंट्रीफ्यूगेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन क्यों नहीं कर सकते? हाँ जी। अरे भाई, आप मुझे ये बताइए, जब आपको पढ़ाया जाता है डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोसेस, और जब आपने एक्सपेरिमेंट ये पढ़ा था नाइट्रोजन 14 और नाइट्रोजन 15 वाला, तो वहाँ पे ये जो ऐसे डीएनए की बैंड आपको तीन ठो दिखाई दी गई थी डेंसिटी ग्रेडियंट वाले पे। सबसे पहले यहाँ लास्ट में नाइट्रोजन 15 था, बीच में आपका नाइट्रोजन 14 और 15 का हाइब्रिड था, और सबसे लास्ट में आपका क्या था, नाइट्रोजन 14 था कि नहीं? तो ये जो डीएनए का बैंड आपको यहाँ पे दिखाई दिया था, ये सेंट्रीफ्यूगेशन ही तो किया गया था। डे- डेंसिटी। अच्छा, और कुछ? अच्छा, मास के बेसिस पे नहीं होता है। अच्छा अच्छा, मुझे ये बताइए, जो बैंड होता है मतलब ये जेल जेल तो मास ही होता है इसका बेसिस ना। यहाँ पे जो आते हैं लोअर लोअर मास के होते हैं, यहाँ पे जो आते हैं हायर मास के रहते हैं। तो आप मुझे बताइए कि, नहीं नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। कुछ कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिनका साइज छोटा था, डेंसिटी ज़्यादा होती है तो इसका मास ज़्यादा हो जाता है, लेकिन ये मास के बेसिस पे करता है। चार्ज बाई मास का रेशियो आपको बताया जाता है हमेशा, चार्ज बाई मास। लेकिन जो चार्ज होता है वो एसडीएस की वजह से पूरा का पूरा नलीफाई हो जाता है। तो सिर्फ बेसिस क्या बन जाता है, मास का। क्योंकि एसडीएस जा करके सारे के सारे डीएनए और प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स पे, मतलब सॉरी, प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स पे आकर न्यूट्रली चार्ज कर देता है। तो यहाँ पे खैर डीएनए की बात कर रहा था, एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस होगा। तो इनका जो रेशियो होता है, मतलब मास का, मास की बेसिस पे किया जाता है। मेरा सवाल ये था कि सेंट्रीफ्यूगेशन क्यों नहीं कर सकते हैं, जबकि आपने पढ़ा है कि सेंट्रीफ्यूगेशन से ही यहाँ पे डीएनए के तीन बैंड देखे गए थे, नाइट्रोजन 15 वाले, 14 15 वाले और 14 वाले। तो अभी क्यों नहीं? क्या बताइए। भैया मेरे यहाँ पे पहले से ही दे रखा है रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट, मतलब छोटे छोटे पार्ट ही हैं। ये ऑलरेडी दिया हुआ है, तोड़ने की आपको डरने की जरूरत नहीं है। छोटे छोटे डीएनए के पार्ट को ही सेपरेट करने के लिए पूछ रहा है।
मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि सेंट्रीफ्यूगेशन गलत क्यों है, ये बता दीजिए बस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस आपका आंसर सही है या नहीं? अरे, ये कौन सी बात है, सारा टेक्निक पढ़ा दिया आप लोगों को। नहीं नहीं, ऐसे टाइम यूटिलाइज करने का कोई फायदा नहीं है। थोड़ा सोचिए, ऐसे टाइम वहां पे भी जाएगा। हाँ। हाँ। हम्म। 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 वेरी गुड। सही आइडिया दिया इन्होंने। देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि सेंट्रीफ्यूगेशन से सेपरेट करने के लिए डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा होने चाहिए, जो कि इतना हो जिसकी वजह से वो सेपरेट बैंड दिख पाए। इलेक्ट्रोफोरेसिस से करने के लिए अगर आप वहाँ पे एग्रोज का परसेंटेज बढ़ा देते हैं, 10 न्यूक्लियोटाइड का भी डिफरेंस अगर होता है, 2 न्यूक्लियोटाइड का भी डिफरेंस अगर होता है, 20 न्यूक्लियोटाइड का भी डिफरेंस अगर होता है दो डीएनए के फ्रेगमेंट में, तो इलेक्ट्रोफोरेसिस में एग्रोज के परसेंटेज को बढ़ा करके आप उसको आसानी से सेपरेट आउट कर सकते हैं। सेंट्रीफ्यूगेशन से ये चीज़ पॉसिबल नहीं होगा। सेंट्रीफ्यूगेशन से जब बहुत ज़्यादा का डिफरेंस आएगा तब उन चीज़ों को सेपरेट आउट कर पाएंगे। पहला रीज़न। दूसरा, उसमें डिफरेंस बहुत ज़्यादा का है भैया। पूरी की पूरी जो डीएनए की मतलब डीएनए का वहाँ पे फ्रेगमेंट नहीं था, पूरा का पूरा डीएनए था, और पूरे के पूरे डीएनए में नाइट्रोजन 15 अगर रहेगा तो उसका वेट बहुत ज़्यादा आएगा। उसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा आई थी। यहाँ पे डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन कराया गया था। इसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा थी, इसकी कम थी। इनमें डिफरेंसेस विजिबल थे। एक न्यूक्लियोटाइड का डिफरेंस होना और पूरे डीएनए में नाइट्रोजन 15 लग जाना, इन दोनों में डिफरेंस है ना। यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट दिया हुआ है, जबकि वहां पे पूरा का पूरा जीनोमिक डीएनए लिया गया था। वहां पे कोई फ्रेगमेंटेशन नहीं कराया गया था। डीएनए रेप्लिकेशन करने के लिए आपने फ्रेगमेंट नहीं कराया था। दूसरा, इलेक्ट्रोफोरेसिस में आप आसानी से एकदम जो डीएनए आपका आ रहा है उसको सेपरेटली देख सकते हैं इंडिविजुअली, और उनके मॉलिक्यूलर वेट का भी एस्टिमेशन आप लगा सकते हैं, जिसके बेसिस पे आप बता पाएंगे कि हाँ, कौन सा डीएनए का फ्रेगमेंट आपका लार्जर है, कौन सा आपका स्मॉलर है। ये चीज़ आप सेंट्रीफिकेशन से नहीं कर पाएंगे। सेंट्रीफिकेशन में सिर्फ आप यही बता पाएंगे कि हाँ, इसमें डेंसिटी इसकी ज़्यादा है तो मतलब ज़्यादा हैवियर होगा, और कम है तो कम होगा, लेकिन कितना है उसका वेट ये आप नहीं बता पाएंगे। नहीं, तो हाइब्रिडेशन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नॉर्मली सेपरेट हो जाएगा। सिर्फ सेपरेट करने के लिए दे रखा है। मतलब किसी चीज़ को टारगेट करता तो आप लगाते हैं प्रूफ, लेकिन यहाँ पे सिर्फ सेपरेशन दे रखा है। तो ये दो रीजन है जिनकी वजह से आप इलेक्ट्रोफोरेसिस करेंगे, सेंट्रीफ्यूगेशन नहीं करेंगे। Which of the following modifications is least likely to alter the rate at which a DNA fragment move through a gel during electrophoresis? बताइए। अल्टरिंग द न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस ऑफ द डीएनए फ्रेगमेंट, मेथाइलेशन या मेथाइलेटिंग द सिस्टीन बेसेस विद इन द डीएनए फ्रेगमेंट, इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट, डिक्रीजिंग द लेंथ ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट। सवाल पहले क्या पूछा, समझ में आया है? वेरी गुड। यहाँ पे सवाल, ये देखिए यहाँ पे सवाल दे रखा है, मॉडिफिकेशन इज लीस्ट लाइकली टू अल्टर द रेट। सबसे कम कौन सा अफेक्ट करेगा रेट ऑफ माइग्रेशन को, यही सवाल आपसे पूछ रहा है। तो आप देखिए कि अगर मान लीजिए एक डीएनए का सीक्वेंस आपका ए है और एक डीएनए का सीक्वेंस आपका बी है, दोनों का ही लेंथ मान लीजिए आपका 10 न्यूक्लियोटाइड का है, यहाँ पे भी 10 न्यूक्लियोटाइड का है। आप इनके सीक्वेंस को चाहे आप ए टी जी सी के फॉर्म में लिखिए तो भी सही है। आप पूरा का पूरा ए टी सी सी ए टी टी कर दिए तो भी आपका सही होगा।
अप्रॉक्सीमेटली जो वेट आएंगे उनके सीक्वेंस पे से फ़र्क नहीं पड़ेगा। उनके जो नंबर ऑफ बेसेस हैं वो भी आपके सेम रहेंगे, और उनका सीक्वेंस अगर आप चेंज करेंगे तो उससे डीएनए के माइग्रेशन के रेट पे सबसे कम असर पड़ेगा। दैट इज़ वाई ऑप्शन नंबर ए क्या होगा आपका सही होगा। मेथालेशन कर देने से सिस्टीन बेसिस का वहाँ पे प्रॉब्लम होगी, मतलब रेट आपका अफेक्ट करेगा। इंक्रीज लेंथ करेंगे तो भी इफेक्ट करेगा, डिक्रीज करेंगे तो भी इफेक्ट पड़ेगा। तो सबसे कम इफेक्ट कौन करेगा यही पूछा था। सो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा सही हो जाएगा। कितने लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया? चलिए ओके। डीएनए फ्रेगमेंट्स फ्रॉम अ जेल आर ट्रांसफर टू द नाइट्रोसेलुलोज पेपर ड्यूरिंग द प्रोसीजर्स कॉल्ड सदर्न ब्लॉटिंग। What is the purpose of transferring the DNA from a gel to a nitrocellulose paper? इसी सवाल में एक आपको आंसर भी दे दिया। सदर्न ब्लॉटिंग किसको कहते हैं ये बता दिया कि जेल से, मतलब जीएनए डीएनए के जेल बैंड से इसको ब्लॉटिंग सीट पे ले जाने की प्रोसेस को, किसको, डीएनए को। ये आपका जेल है और ये आपका ब्लॉटिंग सीट है। ब्लॉटिंग सीट पे ले जाने की प्रोसेस को आप क्या बोलते हैं? सदर्न ब्लॉटिंग। पूछ रहा है कि ऐसा, इसका फायदा क्या है? To attach the DNA fragment to a permanent substrate, to separate the two components, no. To transfer only the DNA that is of interest, that to prepare the DNA doesn't, no. ऑप्शन नंबर ए बी, सॉरी बी सी डी गलत है। टू अटैच द डीएनए फ्रेगमेंट टू अ परमानेंट सबस्ट्रेट, ताकि हम आसानी से बाकी सारा काम कर सकें। एक और भी फायदा होता है, हो सकता है आपके एग्जाम में ये भी दे दे, कि जो ब्लॉटिंग सीट्स होती है ना उनके ऊपर चार्जेस पॉजिटिवली होते हैं, और आपका जो डीएनए होता है वो डीएनए आपका नेगेटिवली होता है। तो नेगेटिव और पॉजिटिव के चार्ज के बेसिस पे एफिनिटी बहुत अच्छी होती है, जिससे वो फिक्स हो जाता है। और तीसरा फायदा ये होता है कि उस डीएनए से किसी भी प्राइमर का, प्रोब का या रेडियो आइसोटोप का अगर आपको एडिंग वहाँ पे करना है तो आप आसानी से ब्लॉटिंग सीट पे कर सकते हैं, जो कि आप जेल में नहीं कर सकते हैं। तो अगर फर्दर इलेक्ट्रोफोरेसिस कराने के बाद फर्दर अगर आपको उस डीएनए के साथ में कुछ काम करना होता है, सो देयर इज अ नीड टू ट्रांसफर द डीएनए फ्रॉम द जेल टू द ब्लॉटिंग सीड। बिकॉज उसके बाद आपका जो भी कुछ करना होगा, प्राइमर को एडिशन करना होगा, बाकी जो चीज़ें करनी होंगी, आप जेल पे नहीं कर पाएंगे, उसके लिए आपको ये करना पड़ेगा। ओके। तो इस वजह से आपका ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रखा है, ये वाला आपका टॉपिक सब लोगों में कॉमन है। आर एफ एल पी, रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म analysis can be used to distinguish between the alleles based on the differences in which of the following? सब लोग आंसर को पढ़ रहे हैं, मतलब ऑप्शंस को पढ़ रहे हैं। ओके तो सवाल जो पूछ रहा है आपसे यही पूछ रहा है कि आर एफ एल पी एनालिसिस कैन बी यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एलिल्स। अगर कोई दो जीन के एलिल्स हैं तो उन एलिल्स के बारे में भी डिस्टिंग्विश वो कर सकता है, डिफ्रेंशिएट कर सकता है, किस बेसिस पे? दो जीन के भी एलिल्स हो सकते हैं, ऐसा क्या? Restrictions enzyme recognition sites between the alleles. Yeah, the amount of a DNA amplified from the alleles during the PCR, the ability of alleles to replicate in the material cells, सब ऑप्शन फालतू दे रखा है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा सही होगा? ठीक है। मतलब आपसे सिंपली ये समझिए कि मान लीजिए ये आपका दो डीएनए है, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक का दोनों का क्या है, रिकॉग्निशन साइट्स है। अब अगर अगर इसमें एक भी बेस का कोई अल्ट्रेशन अगर आएगा ना, तो वो जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कट कर रहा होगा वो यहाँ पे नहीं कट कर पाएगा, जबकि यहाँ पे कर पाएगा, और कट करेगा तो इसकी लेंथ अलग आएगी, इसकी लेंथ अलग आएगी। तो रिकॉग्निशन सीक्वेंसेस जो हो रहे हैं उनमें जो साइट्स है, अगर उनके एलिस में कुछ चेंजेस होगा तो वो डिफ्रेंशिएट कर पाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसीजर्स वुड प्रोड्यूसेस आर एफ एल पी, इनमें से कौन सा प्रोसी। हाँ हाँ सुन रहे हैं, बोलिए।
जी हाँ, अगर आरई यूज़ नहीं होगा तो वहाँ पे डीएनए के सीक्वेंस से कोई मतलब नहीं होगा, जिसकी वजह से आप डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएँगे, जबकि यहाँ पे ऐसा कर सकते हैं। अगला सवाल है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसीजर्स वुड प्रोड्यूसेस आरएफएलपी? इंक्यूबेटिंग मिक्सचर ऑफ अ सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए फ्रॉम टू क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज, गलत है, क्योंकि रेसेशन एंजाइम हमेशा डबल पे काम करेगा, तो ये पहले ही गलत हो जाएगा यहाँ से लेकर के। इंक्यूबेटिंग डीएनए मॉलिक्यूल विद डीएनए पॉलीमरेज, गलत है। इंक्यूबेटिंग डीएनए विद द रेसेशन एंजाइम, इंक्यूबेटिंग आरएनए आरएनए, गलत है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अमित का सवाल सही हो जा रहा है क्या अमित? तैयारी कैसी चल रही है आपकी? बहुत सही। अच्छा, विश्वास नहीं था कि आपका होगा। अरे तो यही मान के चलते कि हमारा नहीं होगा, तब भी भर देते। अरे तो ये कौन सी बात हुई? जब आप हायर लेवल की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो उससे लो लेवल के कोई भी एग्जाम उसको सबको भरो। वही भरे होते तो फिर टेंशन रहता, फिर और पढ़ाई हो पाती। जितना फॉर्म आप फिल करेंगे उतनी टेंशन होगा, जितना टेंशन होगा उतनी आपकी पढ़ाई होगी, पढ़ाई आप करेंगे तभी आप आगे जा पाएंगे। टेंशन नहीं मतलब पढ़ाई नहीं, और पढ़ाई नहीं मतलब प्रोग्रेस नहीं। सो ट्राई टू क्रिएट सम टेंशन इन योर माइंड, बिकॉज ह्यूमन टेंडेंसी है कंफर्ट जोन में, रिलैक्स जोन में आप कभी कुछ नहीं करना चाहेंगे। अगर आपके दिमाग में या आपके बॉडी पर प्रेशर न डाला जाए तो आप कोई काम नहीं करना चाहेंगे। सो प्रेशर होना बहुत ज़रूरी है, जस्ट लाइक अ ट्रांसपिरेशन पूल। अगर प्लांट की बॉडी में पूरा वाटर और मिनरल्स का न्यूट्रिएंट का सप्लीमेंशन होना है, सो देयर इज ऑलवेज नीड ऑफ अ ट्रांसपिरेशन। अगर ट्रांसपिरेशन करना बंद कर देगा तो सारी चीज़ें स्टेबल हो जाएंगी, कोई मूवमेंट नहीं हो पाएगा। तो ट्रांसपिरेशन क्या है? प्रेशर क्रिएट करता है, ग्रेडियंट क्रिएट करता है। आपकी भी बॉडी पे हमेशा प्रेशर होना चाहिए, नहीं तो आप फिर कुछ नहीं कर पाएंगे। तो फॉर्म डालिए, ज़्यादा फॉर्म डालिए, ज़्यादा पढ़ाई कीजिए, ज़्यादा एग्जाम क्वालिफाई कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अरे, हेलो, हेलो। अरे भाई सब लोग कहाँ चले गए? हेलो। ओके, अभी मैं कुछ आप लोगों को बोला, सुनाई दिया था आप लोगों को? ले, वेरी गुड। अच्छी चीज सुनने के लिए आवाज गायब हो जाती है, हाँ? कोई बात नहीं, अब फिर दोबारा कहीं बताएंगे आप लोगों को। मैंने यही बोला था कि जितना ज्यादा आप फॉर्म फिल कर, ये बोल रहा था ना अमित कि मैंने फॉर्म फिल नहीं किया। तो ज्यादा फॉर्म फिल कीजिए, ज्यादा प्रेशर क्रिएट कीजिए। जितना ज्यादा प्रेशर होगा उतना ज्यादा पढ़ाई करेंगे, और जितना ज्यादा आप स्टडी करेंगे उतना ज्यादा आपके एग्जाम क्वालिफाई होंगे, और उतनी ही आपकी अच्छे से प्रोग्रेस होगी। सो ट्राई टू मेक सम प्रेशर ऑन योर माइंड, ताकि आप अच्छे से काम कर पाएँ। कंफर्ट जोन में, रिलैक्स कंडीशंस में कभी भी कोई ह्यूमन ब्रेन काम नहीं करना चाहता है। जब तक आपके दिमाग पे प्रेशर ना हो, टेंशन ना हो, तब तक आप काम नहीं करते हैं। तो जितना ज़्यादा आप फॉर्म फिल करेंगे उतना ज़्यादा प्रेशर होगा, पैसे खर्च होने का भी और जवाबदेही का भी, कि मैंने इतना सारा फॉर्म फिल किया है, मैं कोई भी एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर पा रहा, तो मैं किससे जवाब दूंगा? तो ये जो प्रेशर है ना आपका, सोशियोलॉजी पे प्रेशर, जिससे आपने 10 ठो फॉर्म डाल दिया, 5 ठो फॉर्म डाल दिया, सारे घर वाले रिलेटिव फ्रेंड जान गए कि हाँ ये फॉर्म पड़ा हुआ है, तो आप उनको अपने उनकी नज़र में अच्छा बनने के लिए आप पढ़ाई करेंगे, ताकि कि आपकी बेइज्जती ना हो, है ना? तो प्रेशर होना बहुत जरूरी है। विच ऑफ द विच was developed by British researchers and causes DNA sequence to be transferred to a membrane and identified with a probe? बताइए। देखिए उसके लिए भी आपको कॉन्सेप्ट बताया था। अरे हमको लगा यहाँ बता रही है।
सदर्न किसके लिए होगा? डीएनए के लिए होगा, राइट? नॉर्दर्न नॉर्दर्न किसके लिए होगा? वेस्टर्न किसके लिए होगा? और ये किस और ये किसके लिए होगा? जाने दीजिए, मत लगाइए उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच डिस्क्राइब द ट्रांसफर ऑफ अ पॉलीपेप्टाइड सीक्वेंस टू अ मेम्ब्रेन टू एनालाइज जीन एक्सप्रेशन। अब क्या हो जाएगा? आरएनए मॉलिक्यूल, या पॉलीपेप्टाइड दे रखा है तो वेस्टर्न मॉलिक्यूल। सो वेस्टर्न ब्लॉटिंग होगा क्योंकि यहाँ पे पेप्टाइड दे रखा है। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन 1997 डॉली द सी वाज क्लोन्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस वाज यूज्ड। जिसे आप फर्स्ट क्लोनिंग एनिमल के नाम से भी जानते हैं, तो इसको क्लोन करने के लिए कौन सी टेक्निक यूज की गई थी? फ्यूजन ऑफ एडल्ट सेल्स न्यूक्लियस विद एन ई न्यूक्लिएटेड सिप एग। हाँ, बेसिकली यही किया गया था कि जो एग सेल्स थी उनके न्यूक्लियस को क्या किया गया यहाँ पे, रिमूव आउट किया गया, और जो एडल्ट सेल्स थी उनको इनके इस पूरे पार्ट को मतलब कि फ्यूज़ कराया गया। तो इसके फ्यूजन से जो चीज़ बनी थी उससे आपका डॉली फिश का, डॉली शिप का जो है वो डेवलपमेंट हुआ था, जिसको फर्स्ट क्लोनिंग ऑर्गेनिज्म के नाम से भी जाना जाता है। जीन थेरेपी क्या है और कैसे काम करती है ये बता रहा, पूछ रहा है आपसे। जीन थेरेपी हैज़ प्रूवन टू बी आइडेंटिफाइड टू HIV पेशेंट्स, involve replacement of a defective cells in sex cells, cannot be used to correct genetic disorder, had parents success in treating disorder involving the bone marrow cells। क्या इसके बारे में जो पूछ रहा है वो सही है? बी। बी या डी, मैं लिखता हूँ, मैं सुनाई कम दे रहा हूँ। अच्छा, जीन्स थेरेपी से ये, ओके, ठीक है। पहला वाला ऑप्शन गलत क्यों है? कैन नॉट बी यूज टू करेक्ट जेनेटिक डिसऑर्डर, ये गलत है, इससे किया जाता है जीन थेरेपी से। ये ए और सी तो ऐसे ही गलत हो गया। बचा डी और बी, हैड अपेरेंट सक्सेस इन ट्रीटिंग डिसऑर्डर इन्वॉल्विंग बोन मैरो। क्या बोन मैरो के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जीन थेरेपी काम करती है? नहीं। अच्छा, तो जब बोन मैरो के ट्रीटमेंट में काम नहीं कर रही है तो फिर डिफेक्टिव सेल्स, सेक्स सेल्स में कैसे काम हो जा रहा है भैया? अरे जितने भी जेनेटिकल डिसऑर्डर्स होते हैं उनको ट्रीटमेंट देने के, जैसे जो जीन जो थेरेपी होती है दो तरीके की, या जेनेटिकल डिसऑर्डर जो होते हैं दो तरीके के, एक जर्म सेल्स में होते हैं और एक आपके सोमेटिक सेल्स में होते हैं। तो मैं सोमेटिक सेल्स में तो आप कभी भी कर पाते हैं, मतलब कभी भी सेल्स को आप निकालिए उसको कर दीजिए। लेकिन अगर आपका कोई जर्म सेल्स का डिजीज है, जेनेटिकल डिसऑर्डर जो कि ट्रांसफर हो रहा है, तो उसके लिए आप क्या करते हैं, जो उनकी बोन मैरो के सेल्स होती हैं वहाँ पे जाकर के आप उनको करेक्शन करते हैं, तब जाकर के न्यू जितने भी सेल्स बनती हैं या उससे फिर जो डेवलपमेंट होता है वो सारा का सारा आपका क्या होगा, रिफ्रेश सेल्स बनती हैं, है ना? बोन सेल्स का मतलब ये हुआ जो जिन सेल्स से बाकी सारी चीजों का प्रोलिफरेशन हो सकता है। बेसिकली बोन मैरो एक्चुअली क्या है ना कि मतलब जो कह सकते हैं कि इस तरीके से जो वो वाली सेल्स होती है, अनडिफरेंशिएटेड सेल्स, उस वाले स्टेज में होगा, तो अभी एडल्ट वाले में मतलब अगर होगा तो सोमेटिक लेवल पे हो पाएगा। ऐसा नहीं कि आपके यहाँ पे है और आप यहाँ पे करें तो फिर इम्प्रूवमेंट चीज़ें हो जाएं। दैट इज़ भाई, अभी आप देखिए ना कि जैसे जितने भी अभी बोन मैरो को स्टोर करने वाली, जो प्रिजर्व करने वाले जो हॉस्पिटल हैं वो क्रिएट किए जा रहे हैं, कि अगर कोई भी एम्ब्रियो के एम्ब्रियोनिक स्टेज में अगर है कोई, तो उसके सेल्स को क्या किया जाए, स्टोर किया जाए, ताकि जब कभी भी उसके जीन में अगर कोई अल्ट्रेशन अगर आए तो उसको अगर आपको ट्रीटमेंट करना है तो उन सेल्स में ट्रीटमेंट करके उसको डाला जाए ताकि वो चीज़ें सही हो जाए। इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, ना कि बी। Genetic engineering is being used by the pharmaceutical industries. Which of the following is not currently one of the use? जेनेटिक इंजीनियरिंग को फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के द्वारा बहुत अच्छे से यूज किया जाता है करंटली।
बट इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि यूज नहीं किया जा रहा है? प्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन इंसुलिन बना सकते हैं, ये होता है। आपसे कैन नॉट पूछ रहा है। प्रोडक्शन ऑफ ऑप्शन जेनेटिक मॉडिफिकेशन ऑफ अ प्लांट टू प्रोड्यूस वैक्सीन। अच्छा, क्रिएशन ऑफ प्रोडक्ट दैट विल। ऑप्शन नंबर ई सही है, बाकी सब मतलब ऑप्शन नंबर ई गलत है। दैट इज वाई ये सही है, बाकी ये चारों स्टेटमेंट आपके जेनेटिक इंजीनियरिंग को लेकर के सही हैं, इसलिए ये गलत है, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है नॉट। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग से ऐसा कुछ नहीं बना हुआ है जिससे कि आप ऐसे कुछ प्रोडक्ट बनाइए जो कि पॉइजनस सेल्स को या टॉक्सिक जो सेल्स हैं या जो पॉइजन्स हैं उनको रिमूव किया जा सके। ये चीज़ अभी इसका यूटिलाइजेशन में नहीं आता है। DNA technology has many medical applications. Which of the following is not done routinely at present? इनमें से कौन सा ऐसा प्रोसेस है जो कि नहीं किया जा रहा? प्रोडक्शंस ऑफ हार्मोन्स फॉर ट्रीटिंग डायबिटीज एंड डॉफिज्म किया जा रहा है, ये तो। प्रोडक्शंस ऑफ वायरल प्रोटीन फॉर द वैक्सीन्स किया जा रहा है। इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शंस ऑफ जेनेटिकली इंजीनियर्ड जीन इनटू ह्यूमन गैमिट्स, ये करना मतलब इथिकल इश्यूज का प्रॉब्लम है, ये फिजिबल नहीं है कराना। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, सही हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इन डीएनए सॉरी डबल स्ट्रैंडेड डीएनए इज मोस्ट लाइकली टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज अ कटिंग साइट ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम? ऐसा क्वेश्चन आप लोगों ने केवीएस में भी देखा था, है ना? केवीएस पीजीटी के एग्जाम में आप लोग बताए थे कि ऐसा क्वेश्चन आया था। ऑप्शन नंबर सी। तो ऐसा क्वेश्चन करने के लिए आपको क्या देखना था? पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। तो क्या ये पैलिंड्रोमिक है? नहीं है। क्या ये पैलिंड्रोमिक है? नहीं है। क्या ये पैलिंड्रोमिक है? जी हाँ, ये पैलिंड्रोमिक है। जी जी सी सी जी जी सी सी, ऑप्शन नंबर सी सही है। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए मेथड्स द टर्म वेक्टर कैन रिफर टू। A plasmid used to transfer DNA into a living cells। वेक्टर बेसिकली क्या होता है? ऐसे डीएनए के मॉलिक्यूल्स जो कि ऑटोनोमसली रेप्लिकेट कर सकते हैं और उनको यूज किया जाता है डीएनए के फ्रेगमेंट को वन प्लेस से अनदर प्लेस या वन सेल्स से अनदर सेल्स में ट्रांसफर कराने के लिए। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो सही होगा। आरएफएलवी मार्कर नहीं होते हैं, स्टिकी एंड ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट नहीं होते हैं, और एंजाइम दैट कैन नहीं, ये नहीं होता। ऑप्शन नंबर डी क्या सही है? आरएनए-आई मतलब इंटरफेरेंस मेथोडोलॉजी वाज डबल स्ट्रैंडेड पीसेस ऑफ आरएनए। ये सवाल सीएसआईआर में पूछा जा चुका है। आरएनए-आई टेक्नोलॉजी से जो डाइसर और मॉलिक्यूल्स को यूज़ किया जाता है, जीन साइलेंसिंग का ये बहुत अच्छा अप्रोच है आरएनए-आई। इसी पर्टिकुलर अगर आप जीन को साइलेंस करवाना चाहते हैं तो आरएनए-आई मॉलिक्यूल्स का क्या करते हैं, आप यूज़ करते हैं। तो यही पूछा था, आरएनए-आई जो होता है उसका नेचर क्या है? डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है, इस तरीके से पूछा गया था। तो ये क्वेश्चन में ही दे दिया आपको। डबल स्ट्रैंडेड आरएनए मॉलिक्यूल, ध्यान रखिएगा यहाँ पे आरएनए मॉलिक्यूल्स। आरएनए-आई जो टेक्नोलॉजी है वो जीन साइलेंसिंग के लिए यूज़ किए जाने वाली टेक्नोलॉजी है, और इसमें यूज़ किए जाने वाला जो मॉलिक्यूल है वो क्या है? आरएनए है, जो कि डबल स्ट्रैंडेड है। ओके। टू ट्रिगर अ ब्रेकडाउन और ब्लॉकिंग ऑफ ए एमआरएनए। तो यहाँ पे दे रहा है कि आरएनए जो मेथोडोलॉजी होती है वो बेसिकली ट्रिगर करने के लिए, ब्रेक डाउन करने के लिए या फिर ब्लॉक करने के लिए यूज किया जाता है आरएनए मॉलिक्यूल्स को। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग माइट इट मोर पॉसिबली बी यूजफुल? इनमें से कौन सा ज़्यादा अच्छे से आप यूज कर सकते हैं, ये पूछ रहा है। टू रेज द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ अ नीडेड डाइजेस्टिव एंजाइम, to decrease the productions from harmful gain of functions mutated genes, to destroy an unwanted alleles in homozygous individuals, to form knockout organism that will not possess deleted sequences its progeny। सही से देख के बताइए क्या होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी, टू डिस्ट्रॉय एन अनवांटेड एलिस इन होमोजाइगस इंडिविजुअल। ओके, ऑप्शन नंबर ए तो होगा नहीं क्योंकि यहाँ पे रेस की बात कर रहा है, ये खत्म हो गया। और ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर बी और सी।
टू डिक्रीज द प्रोडक्शन फ्रॉम अ हार्मफुल गेन ऑफ अ फंक्शंस म्यूटेटेड जीन। हाँ, ऑप्शन नंबर सी सही है। इन दोनों वर्ड में डिफरेंस है। डिक्रीज करने का मतलब होता है कि उसका कंसंट्रेशन अभी भी बन रहा है। डिस्ट्रॉय करने का मतलब होता है वो एकदम पूरी तरीके से खत्म हो गया। और आरएनए आई मेथोडोलॉजी जो होती है वो पूरी तरीके से खत्म कर देता है, ब्लॉक कर देता है एकदम से, अब उसका एक्सप्रेशन होगा ही नहीं। समझ में आया? डिक्रीज का मतलब होता है कि उसकी रेट अभी भी है, चल रही है, कंसंट्रेशन कम हो रहा है। डिस्ट्रॉय का मतलब होता है कि अब वो प्रोडक्ट बनेगा ही नहीं। और आरएनए आई मेथोडोलॉजी जो होती है वो किसी भी आपके आरएनए मॉलिक्यूल्स से जा करके बाइंड करके इसके एक्सप्रेशंस को पूरी तरीके से ब्लॉक कर देता, बनता ही नहीं है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी क्या है, सही है। वंदना का आंसर सही था, अमित का आंसर थोड़ा गलत है। चलिए, तो इस तरीके से बायोटेक्नोलॉजी का जो सेक्शन था वो सारा सेक्शन आप लोगों ने देख लिया, क्या क्या क्वेश्चंस आपको यहाँ पे सॉल्व करने को मिले हैं। ओके। सो अभी पहले हम आते हैं वहाँ पे, मुमताज बानो हैज़ लेफ्ट। काफ़ी। तो भाई ये क्वेश्चन नॉर्मल नहीं है।